Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing motion in a plane, and in this part 3 lecture I will explain types of vector. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के टाइप्स के बारे में. प्रीवियस लेक्चर में हमने पोजीशन वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं या किन किन तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. आई होप यू विल वॉच इट वेरी सिंसियरली. सो लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निगेटिव वेक्टर से. तो जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, निगेटिव वेक्टर. तो सबसे पहले हम वेक्टर की अगर बात करें तो हमें याद आ रहा है और हमने पढ़ा है कि बेसिकली वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. तो ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन है, और अगर किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन अगर अपोजिट है किसी पर्टिकुलर वेक्टर के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली वो कहलाता है निगेटिव वेक्टर. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल कि सपोज़ अगर मैं एक रेफरेंस वेक्टर लूँ. सपोज़ ये रेफरेंस वेक्टर है हमारा, दिस वन, और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, और ये वेक्टर बेसिकली प्रोसीड कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट. आप देख सकते हैं डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है ना. तो अगर इसका कोई अपोजिट वेक्टर हम बनाना चाहें, सपोज इसकी अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर कैसे प्रोसीड करेगा, ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से. तो डेफिनेटली अगर हम इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वेक्टर को हम माइनस ए या नेगेटिव ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसमें सबसे खास बात आप देख सकते हैं, इस वेक्टर को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया था और इसे हम नेगेटिव ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर नेगेटिव ए का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक है. सो द नेगेटिव वेक्टर इज डिफाइंड एज another vector having the same length but drawn in the opposite direction. yes, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जो रेफरेंस वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस वेक्टर. तो यहाँ पर रेफरेंस वेक्टर कौन हो गया, दिस वेक्टर ए. द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस ऑफ ए और नेगेटिव ए. द टू वेक्टर्स हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट. ठीक है. तो यहाँ से आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया है. अब बात करते हैं हम इक्वल वेक्टर्स की. इक्वल वेक्टर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है. इक्वल ऐसे वेक्टर्स जो आपस में कैसे हों, इक्वल हों. तो डेफिनेटली हमने जैसे पढ़ा कि वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ डायरेक्शन एंड द अनदर वन इज़ अ मैग्नीट्यूड. तो ऑब्वियसली दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है. इट मीन्स कि आपको इनकी लेंथ बिल्कुल सेम नज़र आ रही है और इनकी डायरेक्शन भी सेम ही है. ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है. कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. अभी जैसे हमने डायरेक्शन सिंबल देखा तो इसकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम ही है. तो ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स. सो द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यस. और इन्हें हम किस तरह से लिखेंगे, दिस वन, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी. that is the vector A and vector B are equal vectors. For the two vectors to be equal, it does not matter whether the two vectors have their tails at the same point or not. yes, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों वेक्टर का जो टेल होगा वो सेम पॉइंट होगा. याद रखिए, फॉर द टू वेक्टर्स टू बी इक्वल वेक्टर्स इट डज नॉट मैटर whether the two vectors have their tails at the same point or not. ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों वेक्टर्स का टेल जो है वो सेम पॉइंट पे हो. इट मीन्स कि दो वेक्टर कैसे भी हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में अपोजिट एक डायरेक्शन में हो. ठीक है. क्लियर. बट सबसे ख़ास बात ये है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ठीक है. अब ये ज़रूरी नहीं कि इनका जो पॉइंट है, ओरिजिनेट्स का पॉइंट है, वो बिल्कुल सेम पॉइंट पर हो, बिल्कुल इक्वल पॉइंट पर हो. अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की. को इनिशियल वेक्टर्स.
सो नाम से क्लियर हो रहा है को इनिशियल, ऐसे वेक्टर जो एक साथ इनिशिएट हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में, ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो ऐसे वेक्टर हैं जो एक साथ इनिशिएट हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? इस पॉइंट ओ से, ओरिजिन ओ से एक साथ इनिशिएट हो रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली इनका इनिशियलाइजेशन पॉइंट जो है वो एक ही है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पर the two vectors are said to be co-initial if they have a common initial point. Yes, ऐसे वेक्टर जो एक साथ इनिशिएट हो रहे हैं, जिनका इनिशिएटिंग पॉइंट सेम हो, ऑब्वियसली वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। द टू वेक्टर्स ए बी हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ, दे आर कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड बोथ आर इनिशिएटेड फ्रॉम द पॉइंट ओ दैट इज द ओरिजिन, इसलिए ये क्या होंगे? को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है वेक्टर्स की, वो है को लीनियर वेक्टर्स। यस, ऐसे वेक्टर जो लीनियर हों, आपस में लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि दो ऐसे वेक्टर जो पैरेलली ग्रोथ कर रहे हैं, एक साथ ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्रो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो। हम देख सकते हैं इस तरह से कि दो ऐसे वेक्टर जो इनलाइन भी हो सकते हैं, जो दो एक साथ हो सकते हैं एक ही पर्टिकुलर प्लेन में। ठीक है, इस तरह से इनलाइन हो सकते हैं। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही प्लेन में हो, हाँ, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा होगा तो कोप्लानर कहलाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो एक प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक लाइन में हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे के, आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है इस तरह से नॉन पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि कोलिनियर का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वली ग्रो हो रहे हैं या सेम प्रोपोर्शन में ग्रो हो रहे हैं। अगर ये 1 यूनिट ग्रो हो रहा है तो ये भी 1 यूनिट ग्रो होगा। ठीक है, या अगर ये 1 यूनिट ग्रो होता है तो ये 2 यूनिट ग्रो हो, लेकिन आगे भी कॉन्स्टेंटली इसी रेशो में ग्रो होता रहे, तो ये होते हैं बेसिकली कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? ये लीनियर हैं, इनका रिलेशन लीनियर है। सो द टू वेक्टर्स हैविंग द इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। मैंने कहा कोई सेम रेशो से ग्रो होना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका मैग्नीट्यूड इनिशियली 1 है, ठीक है, और इस तरह से समझिए कि सपोज दो वेक्टर हैं, इसका इनिशियली मैग्नीट्यूड 1 है, इसका इनिशियली मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, 1 है। अगेन ये ग्रो हुआ 1 पॉइंट, तो ये कितना हो गया 2। ये ग्रो होगा सपोज 2 पॉइंट, तो ये हो गया 3। फिर अगेन ये 1 पॉइंट से रेशो से ग्रो हो रहा है, और ये नीचे वाला 2 पॉइंट के रेशो से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 प्लस ये प्रीवियस वाला 3, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, सो बड़ा सिंपल वे में है कि अगर आप दो वेक्टर ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो सेम रेशो से ग्रो हो रहे हैं। मैं फिर से कंसिडर कर रहा हूँ एक बार कि सपोज़ आपका एक वेक्टर है दिस वन। ठीक है, इस वेक्टर की वैल्यू सपोज़ 1 है, इस वेक्टर की वैल्यू सपोज़ 1 है। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये वेक्टर ग्रो हो रहा है सपोज़ 1 पॉइंट से। ठीक है, ये वेक्टर ग्रो हो रहा है सपोज़ 2 पॉइंट से, ये वेक्टर अगेन ग्रो हो रहा है 1 पॉइंट से, ये वेक्टर अगेन ग्रो हो रहा है 2 पॉइंट से। सो ऐसा वेक्टर जो सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशो में ग्रो हो रहे हैं। अब ये हो सकता है कि ये दोनों अपोजिटली ग्रो हो रहे हो, एक इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, बट ग्रोइंग दोनों का सेम प्रोपोर्शन है में हो हर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, दोनों का इनिशियल मैग्नीट्यूड 1 लिया, मे बी पॉसिबल कि इसका इनिशियल मैग्नीट्यूड 2 होता। ठीक है, तब ये क्या होता, ये 4 होता, ये 4 होता। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है कोलिनियर के लिए। सो द टू वेक्टर्स हैविंग द इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, या तो सेम लाइन में, ठीक है, और along the parallel lines in the same direction, along the parallel line in the same direction आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो, पैरेलल लाइन में तो हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, आप देख सकते हैं, और along the parallel lines in the opposite direction, ठीक है, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो पैरेलल लाइन में हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इट मीन्स कि ये सिनेरियो भी हो सकता है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं पोलर वेक्टर्स। ठीक है,
पोलर, एक ही पर्टिकुलर पोल से बिलोंग होने वाले, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से डिफाइन होने वाले ऐसे वेक्टर क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर्स। सो हमने वेक्टर के बारे में जब शुरुआत में पढ़ा था, अब हमने बताया था कि सपोज अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज यहाँ से इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, और सपोज़ कि ये वेक्टर डिफाइन कर रहा है वेलोसिटी को, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये किसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है? ये इस पॉइंट ए की वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। सपोज़ ये वेक्टर डिफाइन हो रहा है ए बी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर वी जो है वो पॉइंट ए पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, या मैं इस तरह से कहूँ कि ये बेसिकली एक तरह का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। पॉइंट ए कौन है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस पॉइंट की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, इसके वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा? पोलर वेक्टर। इसको कोई मतलब नहीं कि फिलहाल पॉइंट बी पर क्या वेलोसिटी है इसकी। So the vector representing the physical quantities such as a velocity, momentum, force, etc. originate from the point have a point of application. Such vectors are called the polar vector. आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस एग्जांपल से, जैसा कि आपने पढ़ा है बेसिकली कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट होता है, टेंजेंट से डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेंजेंट क्या डिफाइन कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर हो गया, ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये जो वेक्टर हुआ, ये वेक्टर कहलाएगा पोलर वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, इसका किसी दूसरे पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बेसिकली शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पोलर वेक्टर। इसी तरह से होता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, सो द वेक्टर सच एज ए एंगुलर वेलोसिटी, जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, एटसेट्रा डू नॉट हैव द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो वेलोसिटी है या एंगुलर मोमेंटम है या टॉर्क है, ये किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, तो आप बात करेंगे एक पर्टिकुलर रेडियन की, कितना एंगल यहाँ से बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब नहीं है, आप एक बेसिकली इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर मोमेंटम की, टॉर्क की। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बिलोंग ना करते हुए एक पर्टिकुलर सेक्शन से, एक पर्टिकुलर इंटरवल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो ये क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, जो इस तरह से एरो नज़र आ रहा है, ये क्या है? बेसिकली एक्सियल वेक्टर। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से बिलोंग ना करते हुए क्या शो कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर इंटरवल को, एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इनकी। ठीक है, सो द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है, सर्कुलर मोशन करती है, तभी उसी केस में हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर मोमेंटम या फिर उसका टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय देम, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक से जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है? रिप्रेजेंट हो रहा है आपका इस तरह का रोटेशनल इफेक्ट। सो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं। सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो एटलीस्ट इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिएगा प्रॉपर कि आपको क्या डाउट है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।